नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो शामिल है इकाई 2 के अंतर्गत जो हमें कुछ प्रमुख आलोचक और उनके आलोचना ग्रंथ को जो पढ़ना है। तो दोस्तों हम जब आलोचना याद करते हैं, आलोचक के जब आलोचना ग्रंथ को याद करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं और एग्जाम में तो हमें याद ही नहीं आते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको आज आसान से आसान शब्दों में 2 प्रमुख आलोचक की आलोचना ग्रंथ को बताऊंगी और मेरा विश्वास है दोस्तों कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके इन 2 आलोचकों की जो आलोचना ग्रंथ है उसमें आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ, जो कल जो मैं प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज़ लेके चली थी उसमें जो हमारा एक पंक्ति था 12 बरस लिए कुकुर जीवे 13 लिए GSR और उसके बाद जो है उसमें मैं थोड़ा गलत से खुमान रासो लिख दी थी, लेकिन उसका आंसर जो होगा वो परमाल रासो होगा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने एक प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया, लेकिन दोस्तों आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आप लोग को सही लगा तो प्लीज़ उस गलती को माफ़ कर दीजिएगा। तो आज मैं 2 आलोचक को लेके आई हूँ, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है हमारे नंद दुलारे वाजपेयी, जो इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ है। तो इसके बारे में जो सबसे जो प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व हैं वो देख लेते हैं। ये अपने युग के सर्वश्रेष्ठ सजग आलोचक थे। ये जो थे अपने युग के, ये शुक्लोत्तर युग के आलोचक थे। जो हमारा शुक्लोत्तर युग है उनमें ये उस युग के ये आलोचक रहे हैं और ये प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक थे और ये एक रसवादी आलोचक भी थे। कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, पूछ दिया जाता है कि कौन से आलोचक रसवादी हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी ये रसवादी आलोचक भी थे। और इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। जो हमारे छायावाद के जो कवि हुए थे सुमित्रानंदन पंत, उनको इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना है और ये प्रथम छायावादी आलोचक थे। यानी ये छायावादी आलोचक भी थे। दोस्तों आपको यहाँ पे छायावादी आपको याद रखना होगा, ये उनकी रचनाओं को याद करने के लिए ये ट्रिक है। इसलिए आपको एक तो छायावादी याद रखना होगा और एक दूसरा रसवादी याद रखना होगा। और इसके बाद जो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू, उनको उन्होंने कहा है कि मानवीय विरह का काव्य है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि आंसू को किसने मानवीय विरह का काव्य माना है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने मानवीय विरह का काव्य माना है आंसू को। उसके बाद जो हमारे छायावाद के जो प्रमुख 3 कवि हैं उनको इन्होंने क्या क्या कहा है आइए देख लेते हैं। तो इन्होंने प्रसाद में मानवीय भूमि और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता एवं निराला के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता को बताया है। इन्होंने बताया है कि प्रसाद में जो है, प्रसाद के काव्य में वो मानवीय भूमि की प्रधानता है, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है एवं निराला के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। तो आइए दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इनके आलोचना को देख लेते हैं, जो इनके आलोचना जो ग्रंथ है। तो इनका जो सबसे पहले आलोचना ग्रंथ है वो है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने जयशंकर प्रसाद पे आलोचना लिखा है जो कि 1940 में लिखा गया है और इन्होंने जो अपनी आलोचना की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से ही की है, क्योंकि इनका जो पहला आलोचना ग्रंथ है वो जयशंकर प्रसाद है। और उसके बाद जो दूसरा है हिंदी साहित्य 20वीं सदी, जो 1942 में है इसका प्रकाशन वर्ष। और दोस्तों ये जो है इनका जो आलोचना ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आपको ये 1942 भी याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ दिए जाते हैं। तो इसको याद करना होगा कि 20वीं सदी में जो थे नंद दुलारे, जो वो थे 42 साल के थे। अगर आप इसे याद रखेंगे कि 20वीं सदी में नंद दुलारे 42 साल के थे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। और क्रम से सजाने में जब भी एक आलोचना हो, जो 4 आलोचना ग्रंथ रहता है तो उसमें एक ये 20वीं सदी जरूर रहता है। तो यहाँ से आपको याद करना होगा 1942। उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद्र पर भी आलोचना लिखे हैं। जो प्रेमचंद्र जो हमारे प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके ऊपर भी इन्होंने आलोचना लिखी है। तो उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1950 है। और उसके बाद आधुनिक साहित्य, इसका भी जो प्रकाशन वर्ष 1950 है। उसके बाद है महाकवि सूरदास, ये भी 1952 में है। और नए साहित्य नए प्रश्न, ये 1955 में है इसका प्रकाशन वर्ष। उसके बाद है महाकवि निराला जो 1965 में है। उसके बाद है नई कविता जो 1973 में है।
उसके बाद है कवि सुमित्रा नंदन पंत जो 1976 में है। उसके बाद जो इनका अगला जो आलोचना ग्रंथ है रस सिद्धांत जो 1977 में है। उसके बाद है साहित्य का आधुनिक युग, ये 1978 में है। उसके बाद है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा जो 1978 में है। और उनका जो अंतिम आलोचना है रीति और शैली जो 1989 में है। तो ये इनके कुछ आलोचना हो गए। अब देखते हैं दोस्तों कि इसे याद कैसे करना है, क्योंकि हम इसे तो याद तो कर लेते हैं लेकिन बाद में हम इसे भूल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ। जो सबसे पहले हैं, ये एक छायावादी आलोचक है, तो यानी कि ये छायावादी आलोचक है। तो छायावाद के जो हमारे 3 प्रमुख कवि हो गए जयशंकर प्रसाद, उसके बाद है महाकवि निराला और सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इन्होंने इन तीनों पर जो अपने आलोचना ग्रंथ लिखा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जयशंकर प्रसाद को इन्होंने सिर्फ जयशंकर प्रसाद ही लिखा है, उनका जो आलोचना ग्रंथ का नाम है यहाँ पे सिर्फ जयशंकर प्रसाद है। और निराला के साथ उन्होंने महाकवि लगाया है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि महाप्राण, निराला का जो एक और नाम है महाप्राण से, तो महाप्राण से याद रखना है कि महाकवि। और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके साथ उन्होंने कवि लगाया है। तो ये हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि है सुमित्रा नंदन पंत, तो वहाँ से हो जाएगा ये कवि सुकुमार कवि है। तो यानी कि कवि सुमित्रा नंदन पंत, महाप्राण से महाकवि निराला और जयशंकर प्रसाद से सिर्फ जयशंकर प्रसाद ही है। तो इस तरह जो छायावाद के 3 प्रमुख जो हो गए हमारे जो लेखक हो गए उन पर जो इन्होंने आलोचना लिखी है, तो ये हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ से ये जयशंकर प्रसाद याद हो गया, यहाँ से महाकवि निराला हो गया और ये कवि सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पे हो गया। और उसके बाद दोस्तों प्रेमचंद्र भी इन्हीं के समकालीन थे, जयशंकर प्रसाद के ही समकालीन थे। तो उन्होंने प्रेमचंद्र पे भी अपनी आलोचना लिखे हैं। तो यहाँ से प्रेमचंद भी आपको यहाँ से याद हो जाएगा। और जो एक बात हमें याद करना है कि महाकवि सूरदास, तो जो नंद दुलारे हैं, वो नंद दुलारे कौन है? कृष्ण जी है। हम सभी जानते हैं नंद दुलारे कृष्ण जी को कहा जाता है। तो जो अगर कृष्ण जी को कहा जाता है तो कृष्ण जी की जो सबसे भक्ति किसने की है? सूरदास जी ने की है। जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हुए हैं वो सूरदास हुए हैं। तो यहाँ से आपको ये महाकवि सूरदास याद हो जाएगा। तो इस तरह इनकी 5 रचना आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। उसके बाद जो है कि इन्होंने साहित्य पर ज़्यादा जोर दिया है, यानी कि इनके और जो बाकी जो भी आलोचना है वो इसमें साहित्य शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे देखिए आधुनिक साहित्य या फिर हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य, नए साहित्य, और उसके बाद है साहित्य का आधुनिक युग और आधुनिक साहित्य का सृजन और समीक्षा। यानी इनकी जो 5 और रचना है उसमें इन्होंने साहित्य का ज़्यादा प्रयोग किया है। और उसके बाद जो एक और जो हो जाती है इन्होंने कविता, एक नई कविता, ये जो हो गया। और एक दूसरा जो छूट जाता है हमारा एक रस सिद्धांत और रीति और शैली। तो ये दोनों ऐसे याद करना है कि ये रसवादी आचार है तो इन्होंने रस का सिद्धांत लिखा है और रीति और शैली लिखा है। ये दोनों भी काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, रस सिद्धांत और रीति और शैली। तो यहाँ से रसवादी हो गया तो रस सिद्धांत हो गया और आपको रीति और शैली हो जाएगा। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा जब अगर ध्यान देंगे तो इनके जो सारे रचना है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं जो इस प्रेमचंद्र और जो छायावादी के जो 3 कवि हो गए और सूरदास को छोड़ के बाकी जो इनके काव्य है उस पर मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाई हूँ जिसे आप देख लें तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो उसमें जो है कि नंद साहित्य के बीच, तो नंद से आपको याद हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, और साहित्य के बीच से हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं सदी, बीच से आपको 20वीं सदी याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ से प्रेमचंद्र को भी मैंने यहाँ से ले लिया है। तो प्रेम से आधुनिक साहित्य में नए प्रश्न से हो जाएगा नए साहित्य और नए प्रश्न की कविता बनाई। कविता से हो जाएगा आपको नई कविता, और रस से हो जाएगा रस सिद्धांत, और युग से हो जाएगा साहित्य का आधुनिक युग, और सृजन से हो जाएगा आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। और इन्होंने शैली बनाई, शैली से हो जाएगा रीति और शैली। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका जो रस सिद्धांत है और रीति और शैली ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है कि इनके जो आलोचना ग्रंथ है उसमें साहित्य का
ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नंद साहित्य के बीच प्रेम से आधुनिक साहित्य में नए प्रश्न की कविता बनाई और रस युग का सृजन की शैली इन्होंने शैली की। तो दोस्तों इससे आपको इनके जो बाकी जो आलोचना ग्रंथ है वो आपको याद हो जाएंगे। और दूसरे जो हमारे आलोचक हैं वो है नामवर सिंह। तो देखते हैं नामवर सिंह भी अब प्रमुख आलोचक में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रमुख आलोचक हुए हैं वो लगभग 8-10 ही हैं। अगर इन 10 को आप पढ़ लेते हैं तो जो आलोचना से संबंधित जो प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो उसमें प्रमुख कौन हो जाएंगे? एक तो नंद दुलारे हो जाएंगे, एक रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह, मुक्तिबोध, अमृत राय और नामवर। तो मुक्तिबोध को मैं पढ़ा चुकी हूँ जब मैं मुक्तिबोध के संपूर्ण साहित्य को बताई थी। और जो नई समीक्षा है उसमें भी 2 हमारे आलोचक प्रसिद्ध है जिससे अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो एक अज्ञेय और एक दिनकर। तो दिनकर को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ जब दिनकर के संपूर्ण साहित्य को पढ़ाई थी। उसके बाद जो लगभग 7-8 बज जाते हैं तो मैं इधर ऐसे 2-2 करके 4-5 वीडियो में सारे आलोचक को पढ़ा दूंगी ताकि आपको आलोचना से संबंधित आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो नामवर सिंह है, तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ है वो 1926 ईस्वी में हुआ है और कहीं कहीं 1927 भी दिया रहता है। तो कहीं कहीं 1927 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 1926 भी दिया रहता है। इनके जो आलोचना ग्रंथ हो गए वो 8 आलोचना ग्रंथ है। तो जो पहला है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, उसके बाद है छायावाद। ये अपभ्रंश का युग है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1952 है। उसके बाद जो छायावाद है उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1955 है। उसके बाद है इतिहास और आलोचना, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1957 है। उसके बाद है कहानी, नई कहानी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1965 है। इसके बाद है कविता के नए प्रतिमान जो 1968 में प्रकाशित है। उसके बाद है दूसरी परंपरा की खोज जो 1982 में है। उसके बाद है वाद विवाद संवाद जो 1989 में है। और उसके बाद जो अंतिम है आलोचक के मुख से जो 2005 में है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये 2 रचना है, जो इनकी 2 आलोचना जो हो गई, कविता की नए प्रतिमान जो 1968 ईस्वी में आई है और दूसरी परंपरा की खोज जो 1982 ईस्वी में आई है, इन दोनों के आपको सन याद रखने होंगे। कि जिस प्रकार हिंदी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की जो हिंदी साहित्य की जो 20वीं सदी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इनके जो 2 आलोचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी जो आलोचना ग्रंथ है इसको कैसे हम याद करें। तो इसको याद करना है कि नाम से अपभ्रंश, यानी कि नाम से हो जाएगा नामवर सिंह और अपभ्रंश से हो जाएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग। हम सभी जानते हैं कि जो अपभ्रंश है वो बहुत पहले आई है, मतलब जो ऐसे पहले संस्कृत आई है, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद जो अपभ्रंश आई है। यानी कि नाम से अपभ्रंश पर उन्होंने क्या किया? छायावाद की आलोचना की। नाम से अपभ्रंश पर उन्होंने छायावाद की आलोचना की। वो कहानी लिखते गए, कविता में नए प्रतिमान गढ़ते गए। उसके बाद उन्होंने दूसरी परंपरा की खोज कर दी। यहाँ तक आपका हो जाएगा। उसके बाद है कि जो परंपरा की खोज की तो वाद विवाद उत्पन्न हो गया। तो वाद विवाद जब उत्पन्न हो गया तो किसके मुख से? अक्सर जो वाद विवाद होता है कि आलोचक के मुख से ही तो होता है। जब दो अलग सोच वाले जब व्यक्ति बैठते हैं तो क्या होता है? वाद विवाद वहीं पे होता है। तो वो क्या हो गया? वो आलोचक की मुख से होता है। तो फिर से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नाम से अपभ्रंश पर छायावाद की आलोचना लिखी। और उन्होंने क्या किया? कहानी लिखते गए, नई कहानी लिखते गए, कविता में प्रतिमान स्थापित किए, दूसरी परंपरा की खोज हुई।
दूसरी परंपरा की खोज हुई। तो क्या हुआ? वाद विवाद आलोचक के मुख से हुई। वाद विवाद आलोचक के मुख से हुई। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम इसे कहानी बना के लिखेंगे तो इनकी जो आलोचना ग्रंथ है वो हमें आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नाम से अपभ्रंश, नाम से हो जाएगा नामवर्षी, अपभ्रंश, अपभ्रंश से हो जाएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। उसके बाद है छायावाद, छायावाद से छायावाद हो जाएगी। आलोचना, आलोचना से हो जाएगा इतिहास और आलोचना। कहानी नई, कहानी नई से हो जाएगा कहानी, नई कहानी। उसके बाद है कविता में प्रतिमान, यानी कि कविता के नए प्रतिमान। और दूसरी परंपरा की खोज, यहाँ पे दूसरी परंपरा की खोज। उसके बाद है वाद विवाद, तो वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से हुई। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि नाम से अपभ्रंश पर छायावाद की आलोचना लिखी और कहानी नई लिखते गए और कविता में प्रतिमान स्थापित किए। तो है कि दूसरी परंपरा की खोज की। और तो दूसरी परंपरा की जब खोज हुई तो क्या हुआ? वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद कहाँ होती है? आलोचक के मुख से होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों आलोचक के जो आलोचना ग्रंथ है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में मैं फिर 2 आलोचक को लेके आऊँगी और उनकी आलोचना ग्रंथ को आपको बताऊँगी। दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।